हमने क्लास 9th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना किसी फॉर्म के अंदर या उसे तरतीब देना जो है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एंड डाटा एनालिसिस कहते हैं कि डाटा का तज्जिया करना, किस तरह से डाटा को जो है वो एनालाइज हम कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डाटा होता क्या है, व्हाट इज़ डाटा। Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experiments. डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि नेम की फॉर्म में भी हो सकती है, डेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या कोई वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, या फिर आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या आपके एक्सपेरिमेंट्स का डाटा हो सकता है, ठीक है। डाटा कोई भी ऐसी मालूमात जो कि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे आपको हासिल हुई, आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको हासिल हुई, या किसी के आप लिस्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, उसमें आपके नेम्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, तो ये सब क्या है, ये डाटा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम होंगे, उनके सीरियल नंबर्स होंगे, उनके रोल नंबर्स होंगे, तो ये आपका डाटा कहलाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी फॉर्म में हो वो डाटा कहलाती है। Data organization. In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. हम जो इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हैं वो मेन जो है वो यूज़ होती हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। तो साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड के दौरान जब अपना हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं या हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो वो हाइपोथेसिस बनाने से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने तक जो है वो मुख्तलिफ डाटा को इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को एक फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डाटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे कि आप ग्राफ बना के डाटा को रख सकते हैं, टेबल्स के अंदर डाटा पुट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं डाटा का, इसके अलावा मैप्स बना सकते हैं और डायाग्राम्स के ज़रिए भी आप डाटा को शो कर सकते हैं। यानी मकसद हमारा कहने का ये है कि हमने डाटा को जो है ना ऑर्गेनाइज करना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को जो है वो शो कर सकें, ठीक है। इसको डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डाटा एनालिसिस क्या है? डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। एक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने बनाया, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो है वो डाटा का एनालिसिस किया जाता है। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। ये डाटा एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड के ज़रिए की जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा है? रेशियो एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड द प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? रेशियो जो है वो दो नंबर्स के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करता है, यानी कोई भी दो मेंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, तो हमेशा दो के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो रेशियो के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, जबकि प्रोपोर्शन जो है वो दो से ज़्यादा के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करता है। इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी जो हैं वो नंबर्स कंसीडर किए हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द क्वार्टेंट ए डिवाइडेड बाय बी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। इसको हम एक नंबर की जो है वो दूसरे के साथ रेशियो भी कह सकते हैं, यानी ए रेशियो टू बी भी हम इसे रीड कर सकते हैं। जबकि प्रोपोर्शन जो है मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज़। अब देखें यहाँ पे उसने बात की दो इक्वल रेशियोज़ को ज्वाइन करने की। जब हम टू इक्वल रेशियोज़ को ज्वाइन करेंगे तो एक रेशियो में टू नंबर्स हैं, तो टू होंगी तो फोर नंबर्स होंगे। तो प्रोपोर्शन जो है वो फोर नंबर्स के दरमियान के रिलेशनशिप को शो करता है, और इसके लिए जो है वो इक्वलिटी का साइन यूज़ किया जाता है, यानी फर्स्ट रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो। रेशियो में देखें एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट, 50 मलेरिया के पेशेंट्स हैं एंड 150 नॉर्मल पर्सनस हैं, ठीक है। 50 मलेरिया के पेशेंट हैं और 150 जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉर्मल पर्सनस हैं। 50 जो मलेरिया के पेशेंट हैं इसको डिवाइड करें नॉर्मल पर्सनस की तादाद के साथ, तो वो कितने हैं? 150। 50 डिवाइडेड बाय 150 तो ये आ जाएगा 13, यानी 51 द 50 और 53 द 150, ये 13 की रेशियो आ गई। रेशियो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और अ कोलोन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। प्रोपोर्शन में देखें तो दो रेशियोज़ के दरमियान के रिलेशनशिप को जो है वो प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए रेशियो बी,
इक्वल होगा C/D। अब यहाँ पे एक रेशियो है A और B की और दूसरी रेशियो जो है वो C और D है, तो इन दोनों के दरमियान में जो इक्वलिटी का जो साइन शो हो रहा है ये प्रोपोर्शन है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, प्रोपोर्शन को जो है वो आप इक्वलिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपोर्शन को इन 4 डॉट्स के ज़रिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूज़ ऑफ प्रोपोर्शन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में प्रोपोर्शन का इस्तेमाल क्या है, किस तरह से हम प्रोपोर्शन को बायोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई कि एक बायोलॉजिस्ट है वो कैलकुलेट करना चाहता है कि कितने बर्ड्स ऐसे हैं जो कि मलेरिया की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो है प्रोपोर्शन को टर्म को यूज़ करता है। उसने अलाउ की कि इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ यानी ऐसी मॉस्किटोज़ जिन्हें ऑलरेडी मलेरिया है वो 100 हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें। उसने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने नोट किया था कि 20 स्पैरोज़ थी जिनको बाइट किया, 20 हेल्दी स्पैरोज़ थी, उनको मॉस्किटो ने बाइट किया। मॉस्किटो के बाइट करने के बाद 20 में से 14 जो हैं वो मलेरिया की पेशेंट निकली थी, यानी 20 को जब मॉस्किटोज़ ने बाइट किया तो उसमें से 14 जो हैं उन्हें मलेरिया हो चुका था। अगर हम यहीं पे प्रोपोर्शन को यूज़ करें, अब देखें यहाँ पे 2 रेशोज़ बन गई ना। एक ये है कि उसने मॉस्किटोज़ को करवाया 100 हेल्दी स्पैरोज़ को, और फाइंड क्या करना चाहता है कि कितने ऐसी स्पैरोज़ होंगी जिन्हें मलेरिया होगा। अब जो मालूम करना चाहता है उसको हम x कंसीडर कर लेंगे और 100 जो है वो हमारे पास हेल्दी स्पैरोज़ हैं, और नेक्स्ट जो है उसमें 20 स्पैरोज़ हेल्दी थी और उनमें से जितने मलेरिया हुआ है वो कितनी है, 14 स्पैरोज़ हैं। ठीक है, ये 2 रेशोज़ हैं। इन 2 रेशोज़ को हम कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट रेशियो क्या है, 14 मलेरिया जिन्हें हो गया था स्पैरोज़ को और 20 जो हेल्दी स्पैरोज़ थी, यानी 14 आउट ऑफ 20। और सेकंड रेशियो हमारे पास क्या है, एक्स उसने कंसीडर किया हुआ है कि कितनी ऐसी होंगी स्पैरोज़ जिन्हें मलेरिया हो जाएगा, और 100 जो है वो हेल्दी स्पैरोज़ होंगी, यानी हाउ मैनी आउट ऑफ 100 में से कितनी स्पैरोज़ ऐसी होंगी जिन्हें मलेरिया हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। अगर हम प्रोपोर्शन देखें, फर्स्ट रेशियो क्या है, 14/2, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे x/100। यहाँ पे ये देखें ये लिखे हुए 14, 20 और यहाँ प्रोपोर्शन फिर x/100। अगर हम इसको डिवीजन की फॉर्म में देखें तो डिवीजन में 14/20 इक्वल x/100। तो यहाँ पे x को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 को 14 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो जो x के साथ 20 है इस 20 से इधर भी डिवाइड कर दें और उस साइड भी, यानी राइट साइड पे भी 20 से डिवाइड करेंगे और लेफ़्ट साइड पे भी 20 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 100/20 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पे ये 20 को अगर हम इसे करते हैं तो 25 द 100 और 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है वो हम एक प्रोपोर्शन और रेशियो को यूज़ करते हुए जो है वो अपने एक आंसर जो है वो ऑथेंटिक आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या आया, 70। इसका मतलब है कि 100 में से 70 स्पैरोज़ ऐसी होंगी जिन्हें मलेरिया होगा। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज़ गेट मलेरिया। Statistics. Statistics are thus a mean of summarizing data, the calculation of the mean values. Statistic कहते हैं जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उसको समराइज करना, उसको इकट्ठा करना। This step is very important as it transforms raw data into the information which can be used to summarize and report the result. कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट देने के लिए या रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने के लिए जो है उसके डाटा को समराइज़ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स क्या है, बायो के अंदर मैथमेटिक्स का क्या रोल है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड के दौरान मैथमेटिक्स की भी बहुत सारी टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने रेशो की टर्म यूज़ की, प्रोपोर्शन की टर्म यूज़ की, इसके अलावा नंबरिंग करते हैं या एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि हमने कितने एनिमल्स लिए, कितने बर्ड्स लिए, तो वो मैथमेटिक्स की टर्म्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
बायोलॉजिकल मेथड में जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल की जाती है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज इंक्लूड द जीन फाइंडिंग। जब किसी भी चीज़ की जीन की फाइंडिंग कर रहे होते हैं उसमें मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाने में मैथमेटिक्स यूज़ होती है। प्रोटीन इंट्रैक्शन के दौरान भी जो है वो हम मैथमेटिक्स की टर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा की जब एनालिसिस की जाती है तो उस दौरान कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।